अंधेरी रात में एक छोटी सी झोपड़ी, अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। दरवाजे पर ताला लगा है। अचानक दरवाजा टूटता है और इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और विशाल अंदर दाखिल होते हैं। विशाल कुर्सी से बंधी आकांक्षा को देखता है और उसकी तरफ दौड़ता है। आकांक्षा, आकांक्षा मेरी जान, क्या किया इन हैवानों ने तुम्हारे साथ? अरे अरे मैं तो मर ही जाता अगर तुम्हें कुछ हो जाता। विशाल, मुझे पता था तुम आओगे। मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। चंपा, तुमने ये सब क्यों किया? 1 महीने पहले विशाल आकांक्षा से बहुत प्यार करता था, लेकिन विशाल के माता पिता सावित्री और दिनेश इस शादी के खिलाफ थे। विशाल आकांक्षा से शादी करके उसे अपने माता पिता से मिलवाने घर पर लाता है। माँ, ये आकांक्षा है, मेरी पत्नी। हमने शादी कर ली है। आपका आशीर्वाद हमारे जीवन की पहली जरूरत है। बेशर्म कहीं का, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? अपनी माँ की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया? इस अनजान लड़की को लाकर मेरे सिर पर बिठा दिया। वाह बेटा वाह। देख लो, यही है तुम्हारे लाड़ प्यार की परवरिश का नतीजा। 7 पुश्तों की इज्जत मिट्टी में मिला दी इसने। आप दोनों रुकिए। अगर आप लोगों को मेरी खुशी से इतनी नफरत है तो मैं और आकांक्षा अभी इसी वक्त घर छोड़कर चले जाएंगे। बस कर अपनी बकवास। तू कहीं नहीं जाएगा, इसी घर में रहेगा। तू अपनी करनी का फल भोगेगा। जा, अपनी महारानी को अंदर ले जा। विशाल आकांक्षा का हाथ थामकर उसे अंदर ले जाता है। वहाँ वो अपनी नौकरानी चंपा को आवाज लगाता है। चंपा, चंपा, जल्दी से पानी लाओ। चंपा पानी लेकर आती है और आकांक्षा को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये कौन है साहब? इन्हें यहाँ क्यों लाए हैं आप? ये आकांक्षा है, मेरी पत्नी और तुम्हारी नई मालकिन। हमने शादी कर ली है। वाह, मालकिन तो परियों जैसी खूबसूरत है। लगता है किसी राजघराने से आई है। आपकी किस्मत तो देखिए। आकांक्षा अनाथ है चंपा। अनाथ आश्रम में रहती थी। मैंने उसे देखा और प्यार हो गया। बस चलो अब बातें बंद करो और कुछ नाश्ता पानी लाओ। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सावित्री आकांक्षा से अकेले में बात करती है। अरे ओ लड़की, सुन, ये तो बता, कौन सा जादू टोना किया है तूने मेरे राज दुलारे पर, जो वो तेरे इशारों पर नाचने लगा? माँ जी, प्यार कोई जादू टोना नहीं होता। हमारे दिलों का मिलना भाग्य की बात है। ओहो, देखो तो इसकी हिम्मत, मुझसे जवाब तलब करती है। अभी बताती हूँ तुझे तेरी औकात। सावित्री आकांक्षा की तरफ हाथ बढ़ाती है। तभी दरवाजे से विशाल तेजी से अंदर आता है। माँ रुक जाओ, मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत भी मत करना। विशाल, शांत हो जाओ। माँ जी को कुछ मत कहो। देखो दिनेश, देखा तुमने इस डायन को 4 दिन भी नहीं हुए से घर में आए और मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ कर दिया इसने। माँ चुप हो जाओ, वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तू कहता है तो चुप हो जाती हूँ, पर मेरा बस चले तो इस लड़की को रातों रात तेरी जिंदगी से गायब कर दो। कुछ दिन बाद घर की डोरबेल बजती है। दिनेश दरवाजा खोलता है और देखता है कि सामने उसका बचपन का दोस्त मनोहर खड़ा है। अरे वाह मनोहर, बड़े दिनों बाद आना हुआ। अरे वो सब छोड़, मुझे सुनने में आया है कि तूने अपनी बेटी की शादी किसी भिखारिन से करवा दी। मैंने नहीं करवाई यार, उन्होंने भाग कर की है। चल छोड़, तुझे उसके हाथों की चाय पिलवाता हूँ। दिनेश कड़क आवाज में आकांक्षा को बुलाता है। आकांक्षा सिर झुकाए चाय की ट्रे लेकर आती है। हद है दिनेश, तेरे लाडले ने कैसी जल्दीबाजी कर दी। अगर मेरी कनक से शादी करता तो मैं इतना दहेज देता कि पूरा घर सोने से चमक उठता, और तूने इस भिखारिन को अपना बहू बना लिया। अब क्या करूं यार, नसीब ही फूटे थे मेरे। सपने देखे थे कि बहू राज रानी जैसी होगी और मिली ये अनाथ आश्रम की। खैर, अब तो मैं सोच रहा हूँ कि नौकरानी चंपा को ही छुट्टी दे दूं। घर में एक नई नौकरानी तो आ ही गई है।
आकांक्षा ये कटु वचन चुपचाप सुनती है। उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं, लेकिन वो अपने आंसू पीकर चुपचाप वहां से चली जाती है। उसके जाते ही मनोहर दिनेश के कान में फुसफुसाता है। अरे तू पागल हो गया है क्या? इस अनजान लड़की को अपने घर में क्यों रखा है? भगा क्यों नहीं देता इसे? कहीं ये तेरी सारी जायदाद पर कब्जा न कर ले। अरे मेरा बस चले तो इसे रातों रात शहर के बाहर फेंक दूं, पर बेटे की आगे मजबूर हूँ यार। विशाल ये सब सुन लेता है और आकर दिनेश से कहता है, हाँ तो फेंक दो, लेकिन एक बात याद रखना कि 2 लोगों को फेंकना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी उसके साथ जाऊंगा। दिनेश और मनोहर चुप हो जाते हैं। कुछ दिन बाद विशाल को किसी काम से 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना होता है। आकांक्षा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। काश तुम्हारे घर वाले होते तो उनके पास तुम्हें छोड़ देता। क्या ये मेरा घर नहीं? तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगी, तुम्हारी कसम। 1 हफ्ते बाद विशाल घर वापस आता है तो देखता है कि आकांक्षा घर पर नहीं है। वो तुरंत अपनी माँ के पास जाता है। माँ, आकांक्षा कहाँ है? पूरा घर छान मारा मैंने, 1 हफ्ते से उसका फोन भी बंद है। हाय मेरे बच्चे, अब मैं क्या कहूँ तुझे, सच्चाई तुझे तोड़ देगी। तेरे पीठ फेरते ही वो चोरनी रात को सब कुछ समेट कर भाग गई यहाँ से। बस करो ये नाटक माँ, आकांक्षा ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। कहीं तुम लोगों ने, पापा कहाँ है? पापा को बुलाओ अभी। क्या मचा रखा है तूने? क्यों पागलों की तरह चिल्ला रहा है? इज्जत का जनाजा निकल पाएगा क्या पूरे मोहल्ले में? पापा चुपचाप बताओ, आकांक्षा कहाँ है? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मुझ पर क्यों चिल्ला रहा है? बोला था ना छोटे घर की है, भाग जाएगी। ले, भाग गई ना। बोला तो आपने ये भी था कि उसे शहर से रातों रात बाहर फेंकवा देंगे। सच बताओ, आपने उसके साथ क्या किया? ओह, तो तुझे लगता है कि मैंने तेरी बीबी को भगाया है? अरे ऐसा नहीं है, वो खुद भाग गई है। इतने में ही मनोहर भी वहाँ आ जाता है। अरे क्या हो गया बेटा? तू अपने माँ बाप पर रौब जमा रहा है जैसे तेरी बीवी भाग गई हो। अंकल, जबान संभाल कर बात कीजिए। मेरी पत्नी भागी नहीं है, आप लोगों में से किसी ने उसे गायब किया है। दिनेश, अपने बेटे को संभाल। बीबी के भागने के गम में ये पागल हो गया है। हाँ, हो गया हूँ मैं पागल, क्योंकि मैं आकांक्षा से प्यार करता हूँ। अब कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। विशाल पुलिस को कॉल करता है। इंस्पेक्टर विक्रम और कांस्टेबल सुरेश आ जाते हैं। विशाल सब कुछ बता देता है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ आकांक्षा को रातों रात भगा देना चाहती थी। मेरे पिता उसे शहर से बाहर फिकवा देना चाहते थे, और ये मनोहर अंकल अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहते थे। अरे मुझे क्यों फंसा रहा है? अच्छा हुआ तो मेरा दामाद नहीं बना, वरना जेल भेज देता मुझे। बस करो तुम दोनों, मुझे आकांक्षा के कमरे की तलाशी लेने दो। इंस्पेक्टर विक्रम आकांक्षा के कमरे की तलाशी लेते हैं और देखते हैं कि खिड़की आधी खुली हुई है और एक कपड़ा फटकर फंस गया है। कांस्टेबल सुरेश उस कपड़े को देखकर बाहर निकालता है और इंस्पेक्टर विक्रम कहते हैं, गौर से देखकर बताओ, ये कपड़ा किसका है? अरे सावित्री, ये तो तुम्हारी साड़ी का कपड़ा है ना? पर ये साड़ी तो मैंने कुछ महीने पहले ही चंपा को पहनने के लिए दे दी थी। इंस्पेक्टर विशाल और कांस्टेबल सुरेश चंपा की झोपड़ी की तलाशी के लिए जाते हैं। झोपड़ी के दरवाजे पर ताला लगा हुआ होता है, पर अंदर से किसी की धीमी आवाज आ रही होती है। कुछ तो गड़बड़ है सुरेश, तोड़ दो ये दरवाजा। कांस्टेबल सुरेश दरवाजा तोड़ देता है। सब लोग देखते हैं कि आकांक्षा एक कुर्सी से बंधी हुई है। विशाल दौड़कर उसके पास जाता है और उसे खोलता है। 1 मिनट में सच उगल दे चंपा, वरना तेरा हाल बुरा कर दूंगा। बता, तूने ये शैतानी क्यों की? मैं क्या करती इंस्पेक्टर साहब, मेरा तो दिल ही टूट गया था। मैं पिछले 7 साल से विशाल साहब की परछाई बनकर रही, उनके लिए जी जान लगा दी, एक पल भी उनसे दूर नहीं रही। जब आप इस अनजान लड़की को लाए तो मेरा दिल जल गया। ये भी तो
मेरी तरह अनाथ गरीब है। अगर ये आपकी पत्नी बन सकती है तो मैं क्यों नहीं। बस यही सोचकर मैंने आकांक्षा को दूध में नींद की दवा देकर बेहोश कर दिया था और खिड़की से होकर अपनी झोपड़ी में लाकर बांध दिया था। जल्दबाजी में मेरी साड़ी कील में फंसकर फट गई। मुझे लगा सारा इल्जाम बड़े साहब और मालकिन पर आएगा और फिर विशाल साहब खुद मेरी ओर आएंगे। देखो देखो, यही फर्क है तुम दोनों में। आकांक्षा का प्यार निश्चल है, बिना किसी स्वार्थ के, और आप लोगों ने बिना सोचे समझे मेरी आकांक्षा पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। दिनेश और सावित्री मूर्तियों की तरह खड़े हैं। उनके चेहरे पर शर्म और पछतावे के भाव हैं। सावित्री धीरे धीरे आकांक्षा के पास जाती है और अचानक उसके पैरों पर गिर जाती है। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं अंधी हो गई थी अपनी नफरत में। नहीं माँ जी, आप मेरी माँ हैं। जो हुआ सो हुआ। आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे। बहू, हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। मैं शर्मिंदा हूँ। आज से तुम इस घर की रानी हो और हम तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। इंस्पेक्टर विक्रम चंपा को हथकड़ी लगाकर ले जाते हैं। मेरे पास कभी अपना परिवार नहीं था। आज ईश्वर ने मुझे पूरा परिवार दे दिया है। शांति देवी गांव में रहकर ही अपनी बेटी रिया को शहर में पढ़ाया करती थी। रिया शहर से गांव आई थी। ऐसे ही एक दिन जब शांति देवी बाहर से आती है, तभी रिया उससे पूछती है, माँ आप कहाँ से आ रही हो सुबह सुबह? आपको कितना ढूंढ रही थी मैं। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली जाती हो आप। क्यों, तुझे नहीं मालूम क्या कहाँ जाती हूँ मैं? बचपन से मुझे देख रही है, गांव में ही पली बड़ी है, फिर भी मुझसे पूछ रही है कि मैं कहाँ गई थी। क्यों माँ, आपने अभी तक वो काम नहीं छोड़ा क्या? हद है माँ, अब आपके पास किसी चीज की कमी है जो आज भी आप दूध बेचने का काम कर रही हो? दूध बेचकर ही तो मैंने तुझे इतना पढ़ाया है। अब तू कह रही है कि मैं दूध बेचना बंद कर दूं? नहीं, ये तो कभी नहीं हो सकता। मैं जब तक जिंदा हूँ ना, दूध बेचती रहूंगी। लेकिन माँ, कल को मेरी शादी होगी और उन लोगों को आपके दूध बेचने से दिक्कत होगी, तब आप क्या करोगी? करना क्या है, रिश्ते के लिए हाथों हाथ मना कर दूंगी। मैं अपनी बेटी को ऐसे घर में कभी नहीं भेजूंगी जिस घर में मेरे काम को नापसंद करते हो। ये भी कोई बात हुई? अगर रिश्ता अच्छा हुआ तो आप हाथ से रिश्ता जाने दोगी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तू नहीं समझेगी। जब तेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, तब यही दूध बेचकर मैंने तेरा और मेरा पेट पाला था। एक माँ ने दूसरी माँ का दूध बेचकर एक बच्चे की परवरिश की है। तो सोच, मैं उसी बच्चे का भविष्य बनाने के लिए उस माँ का अपमान कैसे सह लूं? अपनी माँ की बात सुनकर रिया भावुक हो जाती है और गले से लगा लेती है। ऐसे ही एक दिन शांति के घर उनकी पड़ोसन अरुणा आती है और आकर रिया से बोलती है, रिया, क्या बात हो गई? आज तुम्हारी माँ हमको दूध देने नहीं आई? कोई तकलीफ हो गई है क्या? चाची, माँ आज मंदिर गई है। बोल रही थी पहले मंदिर जाएगी फिर दूध देने जाएंगी। पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई। चिंता मत कर, आ जाएगी। मंदिर गई है। मंदिर भी थोड़ी दूर है और रास्ते में बहुत लोग मिलते हैं। तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारी माँ को सब पसंद करते हैं। सबकी चहेती है तुम्हारी माँ। अच्छा, मेरी माँ गांव में इतनी फेमस हो गई है क्या? लगता है माँ का बहुत नाम है। क्या बात है? तो फिर क्यों ना हो। आज तक तेरी माँ ने हमें कभी नहीं ठगा। जब से उनसे दूध लेना शुरू किया है, तब से लेकर आज तक कभी दूध में कोई मिलावट नहीं किया। अगर कभी कोई नया दूध वाला आया और मेरी माँ के लिए दिए हुए दूध से भी अच्छा दूध दिया, तो आप लोग तो उसको ही अच्छा बोला करोगे। ऐसा नहीं है, कोई नया दूध वाला आया ना हो हमारे गांव में। बहुत आए और हमने भी उनके लाए हुए दूध पिया था। जो अच्छा होता है आखिरकार उसकी ही चलती है। अरुणा और रिया बात कर ही रही होती है, तभी वहाँ शांति आती है और अरुणा को देखकर बोलती है, क्यों री अरुणा, रुका नहीं गया ना तुझसे? मैंने कहा था ना कि कल मैं लेट हो जाऊंगी, लेकिन नहीं, मेरे घर तक का सफर तो तुझे तय करना ही था। क्या करूं? अब आप ही बताओ दीदी, मुझे चैन नहीं मिलता जब तक यहाँ के दूध से चाय बना कर ना पी लो। वैसे भी बिटिया आई है, इसी बहाने थोड़ी बातें भी हो गई बिटिया से। अरे पूछ मत, बिटिया तो बोल रही थी कि दूध का व्यापार ही बंद कर दूं।
अब बहुत हो गया काम, ऐसा बोल रही थी वो। अरे नहीं दीदी, ऐसा तो बिल्कुल भी मत करना, वरना हम गांव वाले कहाँ जाएंगे दूध लेने। लेकिन चाची अब क्या जरूरत है दूध बेचने की, अब तो हमारे पास जितना है ना बहुत है। मैं तो चाहती हूँ माँ आराम करे, घर पर बैठी रहे। हाँ, घर पर बैठी रहे और अपने बुढ़ापे का इंतजार करे। क्यों? अरे तुम बैठो आराम से, मुझे बहुत पसंद है अपना काम। वैसे भी तुम्हारी शादी के लिए मुझे दहेज जमा करना है। माँ मुझे कोई जरूरत नहीं है दहेज की, जो लड़का दहेज मांगेगा ना मैं तो उससे शादी ही नहीं करूँगी। दीदी आप इतनी अमीर हो फिर भी आपको दहेज की चिंता है, ये भी कोई बात हुई भला? अगर मैं आपकी जगह होती तो मुझे दहेज देने में ना इतना सोचना पड़ता और ना ही इतनी मेहनत करनी पड़ती। वही तो चाची, इतना कौन सोचता है। वैसे भी मैंने बोल दिया है मैं उसी से शादी करूंगी जो लड़का दहेज नहीं लेगा, बस बात खत्म। अच्छा, तू बिना दहेज दिए शादी करेगी, लेकिन तुझसे कोई शादी नहीं करेगा, देख लेना। उम्र भर मेरी तरह दूध बेचती रहना। सभी की बातचीत ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है। कुछ देर बाद घर पर दूध लेने वालों की भीड़ हो जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और गुजरते वक्त के साथ एक दिन रघु नाम का एक आदमी गांव में आता है और शांति के घर दूध लेने वालों की इतनी भीड़ देखकर मन ही मन बोलता है, काश मेरे पास भी ऐसा व्यापार होता, मैं भी इतना अमीर हो जाता। रघु खुद से बातें कर ही रहा होता है, तभी वहाँ अरुणा आती है और बोलती है, क्या हुआ भाई साहब, यहाँ अकेले अकेले किससे बातें कर रहे हैं? चलिए घर में, वहाँ सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलता हूँ। वैसे मुझे एक बात बताओ अरुणा, ये औरत करती क्या है जो इसके घर के बाहर हमेशा लोगों की लाइन लगी रहती है? अरे ये शांति दीदी है, दूध बेचती है, बहुत अच्छी है ये। जब से यहाँ इस गांव में आई है तब से लेकर आज तक पूरा गांव इनके यहाँ से ही दूध लेता है। अच्छा तो दूध वाली है, मुझे लगा कोई करोड़पति है, तभी इनके घर के बाहर लोगों की लाइन लगी रहती है। मैंने सोचा उधार उधार देती होगी। हाँ उधार भी मांगते हैं और दूध भी लेने आते हैं। शांति दीदी थोड़ी परेशान है, उनकी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रही है। अगर अच्छा रिश्ता मिल जाता है तो शादी करवा दे अपनी बिटिया की। अच्छा इनकी कोई बेटी भी है? अगर हम अपने राहुल की शादी इनकी बेटी से करवा दे तो कैसा रहेगा? बस भैया आज के बाद ऐसा बोल भी मत देना। राहुल कैसा है मुझे अच्छे से मालूम है, उसकी शादी मैं नहीं होने दूंगी रिया बिटिया से। चलिए अब घर चलते हैं। कुछ भी हो जाए मैं इस करोड़पति दूध वाली की बिटिया से शादी तो करवा के रहूंगा अपने बेटे राहुल की। रघु के मन में शांति का घर और दूध बेचने का व्यापार देखकर उसके मन में लालच आ जाता है। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन अरुणा को किसी जरूरी काम से गांव के बाहर जाना पड़ता है। तभी अगली सुबह रघु दूध लेने शांति के घर जाता है और बातों बातों में अपने बेटे की बात करता है और बोलता है, अरे बहन जी क्या बताऊं मैं आपको, मैं अपने बेटे राहुल उसकी शादी को लेके बहुत परेशान हूँ। पता नहीं आजकल की दुनिया में संस्कारी बहू कहाँ मिलती है। आपका बेटा भी है? अरे वाह, मुझे अरुणा ने कभी बताया नहीं उसके भाई का कोई लड़का है। अगर ऐसा है तो मैं अपने जान पहचान के वहाँ ही अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहूंगी। क्या कहा आपने? मैं कुछ समझा नहीं बहन जी। भाई साहब मैं भी अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रही हूँ। अगर आपका लड़का शादी के लायक हो तो क्या हम उन दोनों की शादी तय कर दें? क्या बात कर रही हो बहन जी, आपने मेरे सर से बोझ हटा दिया। मुझे पता नहीं था ये आपकी कोई बेटी भी है। मैं तैयार हूँ शादी करवाने के लिए। तो ठीक है, फिर हम पंडित जी को बुलवा कर शादी की तारीख निकलवाते हैं। सगाई और शादी साथ ही करवा देंगे। शांति की बात सुनकर रघु भी अपने बेटे की शादी की तैयारियों में जुट जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और शादी के दिन रघु बोलता है, जब शादी के मंडप में रिया और राहुल बैठे हुए थे, बहन जी छोटे मुंह भरी बात, आपने एक बार भी दहेज का जिक्र नहीं किया। क्या हुआ, आप अपनी बेटी को कुछ नहीं देना चाहती क्या? दहेज? ये बात क्यों करूं, जबकि मुझे कुछ देना ही नहीं था।
अगर मुझे दहेज ही देना होता तो क्या मैं अपने पहचान वाले से शादी करवाती? नहीं नहीं बहन जी, मुझे कुछ नहीं सुनना। आपको कुछ तो देना ही पड़ेगा। मैं अपने रिश्तेदारों को क्या कहूँगा, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? अगर ऐसा हुआ तो मैं शादी नहीं होने दूंगा। नहीं भाई साहब, ऐसा मत कीजिए, वरना मैं किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं आपको दहेज दे सकूं। रघु शांति की बात सुनकर अपने बेटे को मंडप से उठाकर ले जा ही रहा होता है। तभी वहाँ अरुणा बोलती है, हाँ आप जा सकते हैं। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि रिया बिटिया की शादी इस शराबी राहुल के साथ होनी चाहिए। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या गई, आपने तो अपने बेटे का रिश्ता रिया बिटिया से ही करवानी चाहिए। तुम बाहर क्यों गई थी? मुझे पता नहीं था कि ये लड़का शराबी है। लेकिन अरुणा, अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? शांति इतना बोलकर रोने लगती है। तभी एक आवाज आती है और वो बोलता है, मैं करूंगा रिया से शादी। मैं रिया से बहुत प्यार करता हूँ। शांति चाची, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं शादी करना चाहूंगा आपकी बेटी रिया से। लेकिन अर्नव, माँ, रिया तो आपको भी बहुत पसंद है ना, और हमारे गांव की है। वैसे भी शांति चाची की मैं हर बात मानूंगा। अगर वो कहती हैं ये शादी नहीं हो सकती तो ये शादी नहीं होगी, लेकिन अगर वो हाँ कहेंगी तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अर्नव की बात सुनकर शांति और अरुणा मान जाती हैं और धूमधाम से उसी मंडप में अर्नव और रिया की शादी करोड़पति दूध वाली की बेटी से बिना दहेज के हो जाती है। और करोड़पति दूध वाली का दहेज देख सारा गांव हैरान था, क्योंकि शांति ने अपना पूरा व्यापार अर्नव के नाम जो कर दिया था।